अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी के हक़ मिल्कियत केस में मुस्लिम फरीकों ने सालसी पैनल पर संगीन इल्जाम लगाए हैं और सालसी की तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम फरीकों ने सालसी पैनल के श्रीराम पंचू और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी पर साजबाज करने और बातचीत के उमूर मीडिया में लीक करने का इल्जाम लगाया है। मुस्लिम फरीकीन के मुताबिक सालसी कमेटी की कोई भी तजावीज कैसे काबिल कबूल हो सकती है जबकि सालसी हुई ही नहीं। हिंदू फरीक खुले तौर से सालसी के मुखालिफ थे। सालसी कमेटी ने जो भी कोशिशें की उनमें हिंदू फरीक शामिल नहीं हुआ और जब सालसी में शामिल नहीं हुए, कोई बातचीत नहीं हुई, तो सालसी कमेटी की तजावीज कैसे काबिल कबूल हो सकती है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से मुस्लिम फरीक का कहना है कि मीडिएशन की कोई भी तजावीज कैसे मंजूर हो सकती है जब मीडिएशन हुई ही नहीं। जी देखिए, मैं आपको मुनज़्ज़ा समझाना चाहूंगा जी। 2 दिन पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन जफर फारूकी की तरफ से ये खबर आती है कि वो अपना लीगल सूट जो है, यानी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो सूट है वो वापस लेना चाहते हैं। उसके दूसरे दिन शाहिद रिजवी जो उनके एडवोकेट हैं वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया को देते हैं कि हाँ, उन्होंने मीडिएशन पैनल से मुलाकात की, उन्होंने तमाम हिंदू पार्टियों से बातचीत करके अपने कुछ शर्तों के मुताबिक मीडिएशन पैनल को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि वो अपना सूट वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद आज ये डेवलपमेंट एजाज मकबूल जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, 2 पेज का एक प्रेस नोट इशू करते हैं जिसमें न केवल वो चेयरपर्सन रिजवी पर ही आरोप लगाते हैं बल्कि सीनियर एडवोकेट जो हैं श्रीराम पंचू मध्यस्थता पैनल की इंटीग्रिटी पर भी सवाल उठाते हैं। साफ तौर से उन्होंने ये कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि मीडिएशन पैनल का कोई भी रिपोर्ट या कोई भी बातचीत मीडिया में लीक नहीं होगी तो ये लीक कैसे हुई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मीडिएशन पैनल जिस बात की बात कर रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड की वो अपना सूट वापस लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यानी कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 2 धड़े में यहां पर बटा हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले में वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं तो ऐसे मध्यस्थता की कोई बातचीत है ही नहीं। पहली बार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मीडिएशन पैनल की इंटीग्रिटी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब मध्यस्थता वो चाहते नहीं हैं तो बैकडोर एंट्री कैसे हो रही है। बिल्कुल सुशील, तो ऐसे में मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट की कितनी ऑथेंटिसिटी रह जाती है? जी देखिए, ऑथेंटिसिटी तो साफ तौर से रही जा सकती है क्योंकि जिस तरह तमाम हिंदू पक्षकार और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बिहाफ पे जो उनके एडवोकेट हैं शाहिद रिजवी जो ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता पैनल से मुलाकात की है और उन्होंने कुछ शर्त के मुताबिक अपने सूट को वापस लेने की भी बात कही है, तो कहीं ना कहीं उनकी मध्यस्थता पैनल की इस रिपोर्ट को तो कंसिडरेशन पर लिया जाना ही है क्योंकि श्रीराम पंचू ने सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट भी भेजी है। लेकिन अब यहां सवाल मुनज़्ज़ा 2 है। पहला कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं एजाज मकबूल वो ये कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस फैसले का अंत चाहते हैं। लेकिन शाहिद रिजवी जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन हैं उनके बिहाफ पे जो फिलहाल माफ कीजिएगा जफर, उनकी तरफ से उनके जो एडवोकेट हैं शाहिद, वो ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि इस विवाद का हल सामने आना चाहिए, मध्यस्थता से निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सवाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ पर ही खड़ा हो रहा है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो इंटीग्रिटी है यानी कि जो एक मध्यस्थता पर विश्वास करके तमाम पक्षकारों को नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उस मध्यस्थता कमेटी ने कहीं से ये खबर लीक की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये गैग ऑर्डर था कि कोई भी खबर लीक नहीं होगी। तो इसकी भी इंक्वायरी की बात मुनज़्ज़ा उन्होंने की है। लेकिन सवाल वही का वही है कि 2 धड़े में अगर आप आपस में बटे हैं तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी का क्लेम सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है अयोध्या मामले में, जिसमें वो बार बार ये कह रहा है कि मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसे में उनके इस पूरे कॉन्क्लूजन पर एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। आखिरी फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत को लेना है। कल 4 बजे तक मीटिंग हुई है, तमाम जो वरिष्ठ जज हैं उन्होंने एक रूपरेखा तय की है।
फैसला लिखा कैसे जाएगा, हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा की है, उस रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है, जिस रिपोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं अपना प्रपोजल रखा है। लेकिन अब जो नया विवाद है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थता को तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि जब चेयरपर्सन जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस विवाद का हल निकलना चाहिए, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ये कह रहे हैं। 2 दिन पहले भी ये बात सामने आई थी कि जफर फारूकी ने जो है ये स्टेप, पीछे हटने का स्टेप जो है इंडिविजुअल लेवल पे लिया है, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, वकीलों को भी कंसल्ट नहीं किया गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जफर फारूकी के इस स्टेप को कितना काबिल कबूल समझ सकती है? जी देखिए, अगर मुनज़्ज़ा मैं आपको आम भाषा में या सीधी भाषा में समझाऊं तो मुनज़्ज़ा, अगर आप किसी भी मुकदमे को आप लड़ती हैं तो उसमें मुख्य पार्टी आप होती हैं। दूसरी बात है कि आप किसी आधार पर अपने वकील को नियुक्त करती हैं। अगर आपका कोई अपनी इच्छा है कि आप विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं तो आप अपने सूट को वापस ले सकती हैं। यहाँ पर एक मध्यस्थता कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और ये कहा था कि अगर आपके कुछ सुझाव हैं, अगर आपके कुछ फैसले हैं तो आप मध्यस्थता कमेटी को बताएं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो इस मामले में पक्षकार है, उन्होंने मध्यस्थता कमेटी को अपनी रिपोर्ट भेजी है और उन्होंने अपनी मंशा उनके सामने रखी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के पक्षकार वकील 2 धड़े में हैं। 2 अपीलें यहां पर फाइल की गई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थता को तैयार नहीं है। लेकिन अगर मीडिएशन पैनल को रिपोर्ट भेजकर चेयरपर्सन जो खुद इस मामले में पक्षकार हैं वो ये कह रहे हैं कि उस विवाद का वो हल अब और नहीं चाहते हैं, तो असर तो पड़ेगा मुनज़्ज़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं विवाद में पक्षकार के रूप में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक बड़ा धड़ा है। जी बिल्कुल। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। इस साल हज फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आजमीन को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। इसी ताल्लुक से बिहार हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने मरकजी हज कमेटी को खत लिखा था, जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। उन्होंने खत में मुतालबा किया था कि हज फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भरने की सहूलत मुहैया कराई जाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया के रुकन मोहम्मद इरफान अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान अहमद साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार हज कमेटी के चेयरमैन ने खत लिखा था जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के साथ साथ ऑफलाइन भरने की भी फॉर्म की सहूलत होनी चाहिए। एक तो कई सारे रीजंस है उसके, लेकिन उनके खत का ये मुतालबा पूरा होना दूर की बात है, लेकिन इस खत का जवाब भी नहीं मिला उनको, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे को मालूम नहीं है कि कौन सा उन्होंने खत लिखा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए और खुद जो है सोनू बाबू हमारे सीनियर मेंबर हैं, उनकी जानकारी के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जो है जो हमारी वेबसाइट है उस पर वो फार्म मौजूद है, वो उससे डाउनलोड करके वो हमने उसमें लिबर्टी भी दी है। अगर ये गलत बात और गलत चीज का प्रचार हो रहा है, हमने अलग से फार्म छपवाए नहीं, लेकिन हमारी वेबसाइट पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के वो फार्म मौजूद है। कोई आदमी अगर ऑनलाइन फार्म नहीं भर सकता है तो वो ऑफलाइन को डाउनलोड करके उसको उसी पुराने प्रोसीजर से भर के अपनी स्टेट हज कमेटी में जमा कर सकता है। तो ये कोई भी अगर आपको बात कर रहा है, बता रहा है, तो वो गलत बात है। तो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भरने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है, डाउनलोड तैयारी नहीं हो चुकी, तो वो चालू है। तो 10 अक्टूबर से चालू है। तो कोई भी आदमी अगर ऑनलाइन प्रोसीजर को नहीं समझ पा रहा है, नहीं भर पा रहा है, तो वो ऑफलाइन जो है उससे कर सकता है। हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कराएं वो फार्म। हमने अपनी तरफ से फार्म नहीं छपवाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि 100% जो है वो फार्म ऑनलाइन हो और इस देश के एनवायरनमेंट को बचाने में भी हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया का कुछ योगदान हो। कितने कागज में पेड़ काटे जाते हैं, कितना एनवायरनमेंट को उससे नुकसान होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दूसरे जो हमारे बहुत ही पॉपुलर वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त बिहार रियासती हज कमेटी के चेयरमैन इलियास हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इलियास हुसैन साहब, आपका खैर मकदम है। इलियास हुसैन साहब, अभी हम इरफान अहमद से, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के रुकन है, उनसे बात कर रहे थे। आपके खत के हवाले से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपके खत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा कोई खत आया है। नहीं, हमने तो खत लिखा हज कमेटी ऑफ इंडिया बम्बई को जी, कि उन्होंने ये मतलब हमारे वजीर मोहतरम ने
जो 4 अक्टूबर को जो उन्होंने ऐलान किया हज का फॉर्म 10 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक फॉर्म पूर्ण करने के लिए जी। तो उन्होंने उनका ये था कि 100% ऑनलाइन मतलब हज का फॉर्म भरा जाएगा। तो हम लोग का ये था कि भाई हमारे बहुत सारे इजला ऐसे हैं जहाँ इस किस्म की सहूलत नहीं है। जी। जो अभी इरफान साहब एक बात अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था जी कि उसमें डाउनलोड करके अगर वो हज कमेटी स्टेट हज कमेटी को वो दे दें तो वो काम में जो पहले ऑफलाइन जो सिस्टम पहले का था तो वो उस तरह से मतलब ये करने से सहूलत हो जाएगी। मगर हम लोग अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ से बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी ये बोला कि आप उनसे एप्लीकेशन लेके रख सकते हैं, मगर उसको अभी हम लोग कोई हिदायत आपको जब तक नहीं देंगे वो आप उसको डाउनलोड नहीं कर मतलब वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जी। तो लिहाजा हम लोग यही चाह रहे थे कि जिस तरह पिछले साल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम था, अगर उस तरह से मतलब इंतजाम कर दिया जाए तो हमारे आज़मीन को सहूलत हो जाएगी। और बहुत सी जगहों में ऑनलाइन की सहूलत नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे ना, कहीं से भी करेंगे उसमें एक टीपी नंबर आएगा। तो हमारे बहुत सारे आज़मीन तो आप देखेंगे कि उनकी मतलब तालीमी लियाकत बहुत ना के बराबर है। जी इलियास हुसैन साहब, इरफान साहब आपने सुना इलियास साहब का क्या कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि डाउनलोड हो सकता है लेकिन आगे का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जितने भी जो स्टेट हज कमेटीज हैं उनको ये लिबर्टी है कि वो अपने अपने वहाँ से हज कमेटी के स्टाफ को लगा के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो फार्म भरवा के वो एक्सेप्ट होगा। सीओ साहब से भी हमारी बात हुई और ये उस प्रोसीजर में पहले दिन से है। खुद सोनू बाबू उस मीटिंग में मौजूद थे जिस दिन जो है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जिस दिन ये इसको चालू करा था 4 अक्टूबर को दिल्ली में, उस दिन ये भी मौजूद थे। तो उस दिन भी ये बात हुई थी कि फार्म डाउनलोड करके उनका हम फार्म भर सकते हैं, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल जितने भी सब हमारे हाजी हज के एप्लीकेशन भरते हैं, तो हमने तो एक सिंपल जो है एंड्रॉयड फोन पर भी अपनी एक ऐप लॉन्च की हुई है पिछले 2-3 साल से। उसमें एक पेज का ही वो होता है इन्फॉर्मेशन देनी, बाद में उसके साथ जो है हार्ड कॉपी लगाकर अपने अपने स्टेट में जमा कर देते हैं। तो पहले से ही हमारा प्रोसीजर है, तो कहीं भी पूरे देश में कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और हमारा जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में हमारी हज कमेटी ने लागू कर दिया है और इससे बहुत बड़ा हमारा एनवायरनमेंट की बचत हुई है। कितने फार्म पे के लिए कितनी लकड़ियां काटी जाती थी, कितने पेड़ों को शहीद किया जाता था। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और हमारे जो अक़लियतों के वजीर हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने इस कंसेप्ट को इस साल पूरा लागू किया है और वो बहुत अच्छी तरीके से जो काम चालू है। रेगुलर हमारी एप्लीकेशन भी आ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो जो हमारा एक ऑनलाइन नंबर हमने जो है वो सबको दिया है 22107070, उस पर कोई भी आदमी बात कर सकता है अगर कहीं दिक्कत आती है। ठीक, इलियास हुसैन साहब आपने सुना कि इरफान साहब का क्या कुछ कहना है। ये तो आपकी जो तशवीश आप पेश कर रहे हैं, तो उसको साफ मुस्तरद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारा जो कुछ भी इस प्रोसेस के रिलेटेड तैयारियां होनी है वो तो हो रही है, सही से ऑफलाइन फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं जी कि अभी इस सिलसिले में जो आदमी एक फॉर्म फिलअप करेगा ना जी, उसको एक टीपी नंबर मिलेगा। अभी इरफान साहब कह रहे हैं कि वो जो नहीं लोड कर सकता वो आएगा हज भवन, मतलब वो हार्ड कॉपी निकाल के फॉर्म फिलअप करके ला के हज कमेटी को जज दे देगा, वो हम लोग उसको सिस्टम में डाल देंगे। मगर यहाँ जब भी हम डालेंगे हर एप्लीकेशन के ऊपर एक टीपी नंबर आएगा जी। तो अब ये टीपी नंबर अगर हम किसी 10 फॉर्म को अपने पास ले लेते हैं तो वो एक मोबाइल पे वो तो सारा टीपी लेगा नहीं जी। तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो हम लोग यही मतलब अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी बता रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा सिस्टम में डालने की कोशिश कीजिए कि एक मतलब कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन डालेगा उसका एक टीपी नंबर आएगा। टीपी नंबर को जब खोलेंगे तो बाकी सिस्टम आएगा। फिर सिस्टम आने के बाद जब अगर एक आदमी भर लेता है तो फिर जो दूसरा एप्लीकेशन है तो वो किसी और का है। तो अगर हम एक ही हज कमेटी में इस सब चीज को डालेंगे
वो तो टीपी नंबर फिर मतलब हर का मोबाइल नंबर तो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं रहता है ना। जी जी। अच्छा, दूसरा क्या है कि फिर उसके बाद जैसे मान लिया हम लोग डालते भी हैं, फिर उसके बाद हो रहा कि साहब वो हार्ड कॉपी निकालें, फोटो चस्पा करें, सिग्नेचर करें, फिर ला करके हज कमेटी ऑफिस में आके दफ्तर में जमा करें। तो मतलब है कि एक तरफ ऑनलाइन की बात भी हो रही है, इसमें आधा काम ऑफलाइन भी हो रहा है। जी, पहले भी जो स्टेट हज कमेटी है वो ये सब काम करती थी, तो अभी भी करने में क्या दिक्कत है? वो तो पहले भी ऐसा फार्म भर के हज कमेटी ऑफ इंडिया ये जो फार्म होता था हज कमेटी में आके भर के रखते थे ना। नहीं, इरफान साहब को हम बता रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज के बारे में इलियास हुसैन साहब बोल रहे हैं कि काफी टेक्निकल परेशानियां जो है पेश आ रही है, जो आजमीन है उनको काफी टेक्निकल चीजों को लेकर के परेशानी हो सकती है। अगर वो पुराने सिस्टम से अगर काम चलता होता तो हमें क्यों एतराज होता? अब हमारा एक सिस्टम है, हमारा यहाँ स्टेट चलता है, हमारे इतने सारे स्टाफ हैं, तो अगर वो वही सारी सिस्टम अगर अडॉप्ट करना है तो काइंडली मतलब अगर वो कमेटी हम लोग कल थोड़ी बहुत परेशानी होती है। पहले तो पानी के जहाज से जाते थे ना आदमी, तो सब मुंबई आते थे। अरे जनाब वो जमाना चला गया। अभी पहले पानी के हवाई जहाज से जाते हैं, तो छोटी भाई इरफान साहब जो आप और हम मिलकर उसे सॉल्व करेंगे ना। नहीं, लेकिन पुराना सिस्टम से नहीं चल रहा है, लेकिन इन इश्यूज को एड्रेस करना भी जरूरी है। नया सिस्टम है तो उसको एड्रेस भी करना जरूरी है। हज कमेटी के भी चेयरमैन हो तो ये तो आपने हमने मिलकर ही करना है ना। कहीं दिक्कत आ रही तो उसे सॉल्व करेंगे। नहीं, दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत हम लोग के मतलब लोकल लेवल पर नहीं है, वो सेंट्रल हज कमेटी के लेवल पर है। अगर लोकल लेवल का मामला है तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, पुराना सिस्टम भी जो है कंटिन्यू नहीं चल सकता है, नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, लेकिन उनमें जो टेक्निकल एरर्स है उनको एड्रेस करना भी काफी जरूरी है, ताकि लोगों को आसानी हो, आजमीन को ज्यादा दिक्कतों का सामना न हो। इलियास हुसैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथ साथ मोहम्मद इरफान अहमद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। हम लोग का भी एक ही मंशा है कि हाजियों को तकलीफ नहीं हो। नाजरीन, खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।